प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये दिल्ली के सरकारी स्कूलों के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का ये एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। यदि आप इनको ठीक से याद कर लेंगे तो नवंबर दिसंबर में जो बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें यहाँ से कई प्रश्न आपको मिल सकते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग सेक्शन सी यानी कि खंड ग और खंड घ सेक्शन डी जो मैप वाले प्रश्न हैं उनको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे। और ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 46 यहां तक हमने कर लिया था और आज हम लोग सेक्शन ग केस बेस्ड क्वेश्चन, सेक्शन सी केस बेस्ड क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे। और यहां इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इस प्रश्न पत्र के इस खंड में कुल 12 प्रश्न हैं, उनमें से किसी 10 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक केस में से आप एक एक प्रश्न छोड़ सकते हैं। ये जो का वाला जो स्रोत है उसको देखिए। ये कहता है कि प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में यह कहा है कि प्रभावती ग्राम कुटुंबिनी ब्राह्मणों और दंगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है। अब ये क्या आदेश देती है ये पूरा आप यहां पर आराम से पढ़ सकते हैं। तो आपकी सुविधा के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में जैसा भी आपको ठीक लगे आप इसको पूरी तरह से आराम से पढ़ लीजिए। इसको जब आपने आराम से पढ़ लिया है तो इसके बाद इस स्रोत के बाद आपको कुल 6 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको कोई एक क्वेश्चन छोड़ करके बाकी 5 क्वेश्चन के जवाब आपको देने हैं। तो ये जो हिंदी में आपने पढ़ लिया या अंग्रेजी अगर आपकी भाषा है तो आपने पढ़ लिया। अब चलिए इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। प्रभावती गुप्त निम्न में से किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त मौर्य की, श्रीगुप्त की, स्कंदगुप्त की या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। और अगला क्वेश्चन कि वह भूभाग जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था निम्न में से क्या कहलाता था? तो राजा लोग जो जमीन या जो भूमि का टुकड़ा ब्राह्मणों को दान दे देते थे उन्हें अग्रहार कहा जाता था, इसलिए ख सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 49 देखिए। प्रभावती गुप्त ने भूदान क्यों किया? यानी कि प्रभावती गुप्त के भूदान करने का क्या कारण था? पुण्य प्राप्ति करने के लिए, जन कल्याण करने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए या फिर कर इकट्ठा करने के लिए? तो जवाब तो सही ये है कि वह भूमि दान करके पुण्य प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए ये उत्तर बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 50 पूछता है कि भूमि का दान निम्न में से किसको किया गया? चक्रदास को, चनल स्वामी को, गांव वासियों को या फिर शासकीय अधिकारियों को? तो यदि आपने ढंग से इस पैराग्राफ को पढ़ा है तो आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि भूमि का दान प्रभावती गुप्त ने आचार्य चनल स्वामी को किया था। तो ये इसका सही उत्तर हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि निम्न कथनों में से सही विकल्प चुनिए। इसका मतलब यह है कि सारे विकल्प सही नहीं होंगे। तो विकल्प क्या है पहले ये देख लेते हैं कि स्त्रियों को संपत्ति में पूर्ण अधिकार मिलता था, केवल विशेष परिस्थिति में ही स्त्रियों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार प्राप्त था,
और तीसरा कहता है कि प्रभावती गुप्त एक रानी थी, अतः वो भूमि की स्वामी थी और उन्होंने भूमिदान किया। और चौथा सेंटेंस है कि हर स्त्री भूमि की स्वामी नहीं हो सकती थी। तो सही क्या है? तो दोस्तों सही उत्तर है सेंटेंस संख्या 2, 3 और 4। एक बार देख लीजिए आप कि सेंटेंस नंबर 1 जो है वो गलत क्यों है। सेंटेंस 1 के गलत होने का कारण यह है कि स्त्रियों को संपत्ति में पूर्ण अधिकार मिलता था, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। स्त्रियों को सिर्फ स्त्री धन मिलता था। और बाकी ये जो 3 सेंटेंस आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही सेंटेंस हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। दंगुन गांव में से किस वस्तु का उत्पादन नहीं होता था? मदिरा का, नमक का, चाय का या दूध का? यहां आपको ध्यान देना है कि इस गांव में किस चीज का उत्पादन नहीं होता था। तो दोस्तों सच्चाई यह है कि वहां मदिरा, नमक और दूध का उत्पादन होता था, लेकिन चाय का उत्पादन नहीं होता था। वास्तव में चाय तो अंग्रेजों ने भारतीयों को पीना सिखा दिया, उससे पहले भारत में चाय नहीं पी जाती थी। तो ये 6 प्रश्न हो गए। अब है दूसरा वाला स्रोत देखिए, और दूसरा स्रोत जो है ये है विजय का एक भवन, सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा, जिसे पेश संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा देता है के विषय में वह लिखता है। क्या लिखता है पेश? इन संरचनाओं में एक के ऊपर एक 2 मंच हैं। सुंदरता से चित्रित ऊपरी मंच पर इस विजय के भवन में राजा के कपड़े से बना एक कमरा बनवाया है, जहां मूर्ति का एक पूजा स्थल है और एक अन्य में बीच में एक चबूतरा बना हुआ है, जिस पर राज्य का सिंहासन खड़ा हुआ है, मुकुट तथा राजकीय पायल। विजय का एक भवन, ये स्रोत है। अंग्रेजी में आप देख सकते हैं, यहां पर मैं ये हाउस ऑफ विक्ट्री लिखा हुआ है। अगर आपने इनको ढंग से पढ़ लिया हो तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। पेश विजय का भवन की संज्ञा निम्न में से किसे देता है? तो आप पहले ही लाइन में देख सकते हैं कि दिस इज व्हाट पेश हैड टू से अबाउट द ऑडियंस हॉल एंड द महानवमी डिब्बा which together he called the house of victory। यानी कि सभा मंडप और महानवमी डिब्बा दोनों को संयुक्त रूप से पेश विजय का भवन कहता है। तो ये इसका सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 54, पेश मूलतः निम्न में से किस देश से आया था? एक बात मैं यहां पर आपको बता दूं दोस्तों कि हमेशा ये जरूरी नहीं होगा, खास करके स्रोत आधारित प्रश्नों में, कि सारे प्रश्नों के उत्तर आपको वहीं से मिल जाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा जाए। तो पेज कहां से आया था, इसका उत्तर यहां नहीं दिया हुआ है, लेकिन जिस पेज पर यह स्रोत है चैप्टर नंबर 7 में, अगर आप वहां पर में अच्छी तरह से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पेज मुख्य रूप से पुर्तगाली था और पुर्तगाल से यहां आया था। क्वेश्चन नंबर 55 पूछ रहा है कि महानवमी डिब्बा निम्न में से क्या था? महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच था, या ये एक सभा भवन था, या ये एक परिषदीय सदन था, या फिर ये राजकीय प्रवेश द्वार था? तो सच्चाई ये है कि यह एक विशाल मंच था। महानवमी डिब्बा एक विशाल मंच था। ये इसका सही उत्तर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। ये देखिए, महानवमी डिब्बा में निम्न में से कौन सा त्योहार नहीं मनाया जाता था? दशहरा, दुर्गा पूजा, महानवमी या फिर होली? तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि दशहरा, महानवमी का त्योहार या फिर दुर्गा पूजा सब एक ही तरह के त्योहार का नाम है, और होली बिल्कुल इनसे अलग है। इसलिए होली इसका सही उत्तर है कि महानवमी डिब्बा में होली का त्योहार नहीं मनाया जाता था, बल्कि दशहरा, दुर्गा पूजा या फिर महानवमी मनाया जाता था।
क्वेश्चन नंबर 57, महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठानों में निम्न में से क्या शामिल नहीं था? यानी कि महानवमी डिब्बा में जो भी अनुष्ठान होते थे उनमें इनमें से कौन से होते थे, एक कोई नहीं होता था, तो वो कौन सा नहीं होता था ये आपको पता करना है। मूर्ति पूजा, कुश्ती नृत्य प्रतिस्पर्धा, जानवरों की बलि और राजा की पूजा। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि महानवमी डिब्बा में मूर्ति का पूजा होता था, कुश्ती और नृत्य इत्यादि प्रतिस्पर्धा भी होते थे, जानवरों की बलि भी दी जाती थी, लेकिन राजा की पूजा नहीं की जाती थी, इसलिए ये आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, महानवमी डिब्बा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका मतलब है कि ये जो 4 सेंटेंस दिए हुए हैं इसमें कोई 3 तो ठीक है, लेकिन एक गलत है, आपको गलत को पहचानना है। पहला सेंटेंस है कि यह मंच 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। दिस प्लेटफॉर्म रेज्ड फ्रॉम अ बेस ऑफ अबाउट 11,000 स्क्वायर फीट टू अ हाइट ऑफ 40 फीट। बिल्कुल सही सेंटेंस है ये। इस पर लकड़ी की संरचना थी। इट सपोर्टेड अ वुडन स्ट्रक्चर। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ग कहता है कि मंच पर एक चबूतरा है जिस पर राज्य का सिंहासन खड़ा हुआ था। देयर वॉज ए प्लेटफॉर्म ऑन विच अ थ्रोन ऑफ स्टेट स्टूड। बिल्कुल ठीक है। फिर गलत क्या है? गलत घ यानी कि डी ऑप्शन है। इट वॉज बिल्ट इन इंडो इस्लामिक स्टाइल। इसे हिंद इस्लामिक शैली में बनाया गया है। यह गलत है, क्योंकि आपको पता है कि इस अवधि में विजयनगर साम्राज्य एकमात्र हिंदू साम्राज्य था जो चारों तरफ से इस्लामी साम्राज्यों से घिरा हुआ था। तो ये इस स्रोत पर आधारित 6 प्रश्न हो गए, जिसमें आप एक छोड़ सकते हैं और कोई भी 5 कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं खंड घ सेक्शन डी, मैप बेस्ड क्वेश्चन, मानचित्र आधारित प्रश्न। यहां भी एमसीक्यू है, आपको कोई मार्क नहीं करना है मैप के ऊपर, सिर्फ आंसर लिखना है। ये देखिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि भारत के दिए गए मानचित्र पर दी गई सूचना के आधार पर दर्शाए गए स्थलों को पहचानिए। आपको पहचान करना है, आइडेंटिफाई करना है। ये देखिए, ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द लोकेशन विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन। अब ये भारत का मैप है। यहां पर में आप देख सकते हैं, यहां पर में ए लिखा हुआ है, यहां पर में बी लिखा हुआ है। ए का पॉइंट आप देख सकते हैं यहां पर बना हुआ है, और बी का पॉइंट ठीक इसके ऊपर यहां पर बना हुआ है। और अब क्वेश्चन नंबर 59 पूछता है कि भारत में राजनीतिक मानचित्र पर ए को एक महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल के रूप में दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से चुनिए कि ये कौन सा स्थल है। तो देखिए, क्लू आपको मिल गया कि ये एक हड़प्पा कालीन स्थल है। कालीबंगन, नागेश्वर, लोथल और बनावली। तो आपको पता है कि ये जो जगह मार्क किया हुआ है ये गुजरात में है, और गुजरात में ये 2 जगह हैं, नागेश्वर और लोथल। इसका मतलब क और घ ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब आंसर कहां से होना है? नागेश्वर और लोथल में से। तो ये सही उत्तर है लोथल। क्यों? क्योंकि नागेश्वर को अगर आप देखेंगे तो नागेश्वर इस मैप पर आप देखिए कि यहां पर है ये मछली की आंख, ये नागेश्वर है, और ये जगह जो है ये इसके ऊपर ऐसे करके ये लोथल है। तो सही उत्तर हो गया आपका लोथल। और फिर अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 60 कि इसी मानचित्र पर बी को एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल के रूप में दिखाया गया है। तो क्लू क्या है हमारा? ये बौद्ध स्थल है। और आप अगर ऑप्शंस देखें, सांची, सारनाथ, अमरावती और बोध गया, तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हैं। तो आपको इस उत्तर को पहचानना कैसे है, ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए कि ये जो जगह बी मार्क किया हुआ है, ये मार्क किया हुआ है उत्तर प्रदेश में।
और आपको पता है कि सांची भोपाल में है, अमरावती आंध्र प्रदेश में है, बोध गया बिहार में है। लेकिन ये जो सारनाथ है ये यूपी में है, वाराणसी के पास। इसका मतलब है कि यूपी में जो जगह मार्क की गई है वह सारनाथ है। तो आप इस तरह से मैप क्वेश्चन को बड़े आसानी के साथ सीख सकते हैं और इसके उत्तर भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने पूरा किया। ये 60 क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिए और अपने अगले वीडियो में मैं एक नया क्वेश्चन पेपर लेकर के आऊंगा जो आपके बोर्ड की तैयारी में आपको बहुत मदद करेगा। ऑल द बेस्ट।